हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चे, आज मैं लेके आया हूं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर मोर देन टू फोर्सेस और मोर देन वन फोर्स एक्ट करती है तो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो पहले देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है। देखो, अगर किसी एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं लेकिन फिर भी वो अपनी जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखती है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेस नहीं होती अपने पॉइंट से, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम बॉडी, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम है बेसिकली। अभी बॉडी अगर यहाँ से सोनू खींचे, यहाँ से मोनू खींचे तो ये क्या है, मूव करेगी। यस, अगर दोनों की फोर्स में कोई फर्क होगा, अगर मोनू तेज होगा तो इधर जाएगा मार्कर, सोनू तेज होगा तो इधर जाएगा मार्कर। अगर इसी को चार तरफ से खींचा जाए, मान लो यहाँ सोनू मोनू है, यहाँ पे टोनू और कोई टोनू का भाई आ गया, तो जब वो चारों से खींचेंगे तो क्या ये मूव करेगा? नहीं। अभी जब मूव नहीं करेगा तो इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, एक छोटे से इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा, एक फोर्स यहाँ लगी से F1 और एक फोर्स यहां लगी से F2, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ लाई करेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस तरफ होगा। अगर मैं वेक्टर की बात करूं बेटा, वेक्टर फोर्स होती है, देखो ये वेक्टर है, यही वेक्टर है। अब इन दोनों के वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर सम इनका किस तरफ होगा? इस तरफ। क्लियर है? नो, एक फोर्स इधर लग रही है F3, मैंने एक और फोर्स ले ली यहाँ पे F3 और वो इधर लग रही है। नो, अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ध्यान दूं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा, लेकिन ये इसके ऑपोजिट है। मींस F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2 वेक्टर। नो, अगर मैं इसको ध्यान से देखो इधर लेके आ जाऊं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। हाँ बेटा, यस और नो? क्लियर हुआ? मतलब एक बॉडी अगर वो मूव नहीं कर रही है तो उसके ऊपर जितनी मर्जी फोर्सेस लाई करें उनका सम क्या हुआ? 0। क्लियर है? तो सिमिलरली अगर मैं एक सिंपल डेरिवेशन में बोलना चाहूं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस अप टू प्लस Fn इज इक्वल टू 0, अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है तो। और जब बॉडी मूव नहीं करती तो एक फॉर्मूला लगता है जिसमें क्या होता है, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्शन के साथ। अगर डायरेक्शन ना हो तो F12 इज इक्वल टू F21, मतलब इधर से कोई खींच रहा है F12 और यहां से खींच रहा है F21, तो दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। क्लियर है? अगेन टॉपिक इजी है, टॉपिक से समझ नहीं आएगा, अगेन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहां पर मैं जो करवाने वाला हूं न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल से ये टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर होगा। कुछ 4 से 5 न्यूमेरिकल करने वाले हैं आज हम, और ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा और इतनी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस क्या ही बात उसकी। ठीक है, देखो इसके अलावा मैं एक और ट्रिक बताने वाला हूं तुम्हें जिसको सीबीएसई यूज कम करता है, ठीक, कंपटीशन में ज्यादा यूज होती है। मैं बता दूं क्या होता है बेटा, एक थ्योरम होती है लेमीज थ्योरम। इस थ्योरम को बहुत बच्चे यूज करते हैं कंपटीशन में, ठीक है, लेकिन फिर भी 90% बच्चों को ये यूज करने नहीं आती है। ठीक, क्योंकि अगर इसे यूज करेंगे तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को यूज करनी नहीं। होता क्या है, अब देखो मान लेते 3 फोर्सेस लग रही है, एक इधर एक इधर और एक इधर से, यहां लग रही है F1, यहां लग रही है F2 और यहां लग रही है F3, ये 3 फोर्सेस लग रही है। अब मान लेते हैं बेटा कि इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये मान लेते हैं अल्फा है हमारे पास, और ये मान लेते हैं बीटा है, और ये मान लेते हैं गामा है। समझ आया एंगल क्या किया मैंने? एक अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया, एक गामा ले लिया। अब लेमिस थ्योरम क्या कहता है? लेमिस थ्योरम कहता है बेटा कि अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करें देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। नहीं समझ में आया? देखते हैं। देखो जैसे F1 है, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल अल्फा, एंड ऐसे F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बीटा। क्यों? फोर्स से जो ऑपोजिट दोनों के बीच में होगा, मतलब F1 द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द 2 अदर फोर्सेस, उसके अलावा जो होंगी। ऐसे F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल गामा। ये आ गया। तो अगर इनको हम सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता है बेटा, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा।
व्हेन दिस बॉडी इज नॉट मूविंग, ये जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, F1 बाय साइन अल्फा, ये सारा कांस्टेंट आता है। जब चाहे जो मर्जी फोर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं और आंसर निकल जाएगा। ये कहता है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम एक और तरह से लगती है, देखो लेमिस थ्योरम एक और तरह से ऐसे लगेगी, कई बार क्या होता है ट्रायंगल दिया होता है, ठीक है। अब मान लो मैं इसी चीज को जो मैंने लिखा है, देखो F1 वेक्टर इधर है मेरा और F3 वेक्टर इधर है, तो मैंने और F2 वेक्टर मेरा सीधा है लगभग यहाँ, वैसे तो उधर है बट मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर की तरफ। तो मेरे पास F1 वेक्टर ये रहा, F2 वेक्टर ये रहा और F3 ये वेक्टर है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना बेटा, इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इधर मार्क कर लेंगे, इधर मार्क कर लेंगे। ये वाला जो एंगल था, ध्यान देना, जो ये वाला एंगल था इनके बीच में F2 और F3, तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा वैसा बन गया ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता दूं। देखो ये वाला क्या था, अल्फा एंगल था, तो ये कितना होगा पाई माइनस अल्फा, नहीं सॉरी ये एंगल अल्फा था नहीं, ये होगा ये वाला, ये होगा पाई माइनस अल्फा। ये F2 है, इसके साइड वाला पाई माइनस बीटा, और ये वाला हमें दिया होगा पाई माइनस गामा। मैंने क्या किया, इसी को रिजॉल्व कर लिया। देखो हुआ क्या, F3 ये रहा, F2 जो यहाँ पे था, F2 जो यहाँ था, मैंने क्या किया, इसको बस मोड़ दिया था कि ट्रायंगल बन जाए बेसिकली एक, और F1 तो हमारा इधर था ही। तो एंगल जो बीटा था वो बीटा बेसिकली इन दोनों के बीच में बन रहा है। देखो जरा ध्यान से, इन दोनों के बीच F3 और F1, तो F1 ये रहा हमारे पास, जो इस वेक्टर को उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है, या फिर ये रहा F3। देखो ध्यान से देखते हैं बेटा, ये F3 है, F1 है, इसके बीच में ये बना हमारे पास बीटा, तो ये कितना होगा पाई माइनस बीटा। ऐसे ही हमारे पास ये बना अल्फा, अल्फा किस किस के बीच बना था, F2 और F3, तो F2 और F3 इन दोनों के बीच, ये F2 F3 है, तो ये बना अल्फा, तो ये क्या होगा पाई माइनस अल्फा। और यहां पर ऐसे ही ये क्या है गामा, ये होगा पाई माइनस गामा। तो इस केस में हम ट्रायंगल ही बना सकते हैं। ट्रायंगल में भी ऐसे ही होगा बेटा कि जो फोर्स लगी होगी उससे ऑपोजिट जो एंगल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। और या सिमिलरली F1 ओवर F1 के ऑपोजिट कौन सा है, पाई माइनस अल्फा, तो साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू F2 ओवर पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू पाई माइनस गामा। ओह सॉरी साइन आएगा इनमें ना। नाउ अब क्या करने वाले हम, साइन पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, तो F1 अपॉन साइन अल्फा एंड F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। देखो ये तो कंसेप्ट था, मैंने अगेन बताया, दो चीजें बताई मैंने, एक बताया इक्विलिब्रियम इधर से कर दो और एक लेमिस थ्योरम लगा दो। तो इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा, एक बार इससे और एक बार इससे, फिर दो बार और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 4 से 5 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं आज। 4 से 5 में से 3 तो होंगे ही, बाकी देखते हैं वीडियो कितनी लंबी तक जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखना, डेफिनेटली ये जो टॉपिक है वो तुम्हारे दिमाग में होगा तुरंत इस वीडियो के बाद। तो बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल है, देखो जरा एक बार रीड करके दिखाता हूँ, फिगर गिवन है वैसे बता दूं, रीड करके दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन। अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर बेटा लेंथ दे रखी है, फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन in the horizontal direction is applied at the midpoint of the rope as shown in the figure this. Now what is the angle of the rope make with the vertical in equilibrium? Take g is equal to 10 meter per second square and neglect the mass of the rope. ये रहा देखो, उसने बोला 2 मीटर की एक, अगर मैं इलिस्ट्रेशन करूं तो इलिस्ट्रेशन हम ऐसा देख सकते हैं, हमारे पास एक वायर है और ये ले सकते हैं हम, बेसिकली इट्स कैमरा चार्जर। देखो ये रहा, तो देखिए सीलिंग से एक 2 मीटर की रोप है जिसके ऊपर 6 kg मास से सस्पेंड हो रखा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसको मिड पॉइंट से ऐसे खींचता हूं, ये मिड पॉइंट से खींचा तो क्या हुआ, वर्टिकल के साथ एंगल बना, ध्यान दो देखो ये रहा वर्टिकल के साथ एक एंगल बना, तो ये एंगल निकालो और 6 किलोग्राम मास से रखे हैं। चलो तो देखो जरा एक बार, ये 6 किलोग्राम है तो नीचे की तरफ इसका mg एक्ट करेगा। क्लियर है, एक एक करके रिजॉल्व करेंगे और बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। रोप के अंदर एक टेंशन होती है, ध्यान रखना, और जो टेंशन होती है ना वो एक रोप में एक ही रहेगी, ठीक है, जब तक वो 2 अलग अलग फोर्स पे ज्वाइंट, मतलब अलग अलग बॉडी पे ज्वाइंट नहीं है। तो देखो ये हमारे पास T1 आ गई। अब देखो
टेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, हर एक पॉइंट की टेंशन अलग अलग होती है, जैसे अगर बात करूं, लेकिन टेंशन इक्वल होती है, ठीक है, अलग अलग तो होगी। अब अगर यहां पर बात करूं इस पॉइंट की, हमेशा टेंशन जो जाती है वो पॉइंट से अवे जाती है, ध्यान रखना, दूर हो जाती है, हमेशा टेंशन हमेशा दूर जाती है। तो ये पॉइंट है, टेंशन कहां जाएगी, यहां पे, और एक बॉडी में एक ही टेंशन रहेगी, तो इस पॉइंट की टेंशन क्या रहेगी, T1। अब ऐसे इस पॉइंट की टेंशन रहेगी ऊपर, लेकिन ये क्या रहेगी, T2, और इस पॉइंट की डायरेक्शन इधर रहेगी T2। एक रोप जब कनेक्ट होती है दो बॉडी पे, तो उनके बीच में जो इंटरमीडिएट होता है वो बेटा टेंशन ही होती है, और वही टेंशन उन दोनों को कनेक्ट करता है। उसी टेंशन को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब पहली टेंशन है जो हमारे काम आने वाली है। देखो टेंशन समझ में आई। नाउ दिस इज योर थीटा, तो क्या बनेगा, ये भी थीटा। अब देखते हैं, ये T1 है, ऊपर की तरफ ध्यान देखेंगे बेटा, ये T1 है, तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, T1 cos थीटा, और एक इस तरफ आएगा T1 sin थीटा। क्लियर। देखो ये तो समझ आ गया होगा, तुमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में किया होगा, अगर नहीं तुमने वीडियो देखी है तो बेटा जाके देख सकते हो, वेक्टर की प्लेलिस्ट में एक पड़ा हुआ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उस वीडियो को देखो, गारंटीड ये वाला पार्ट समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ मैंने बहुत बेसिक से करवा रखा है वेक्टर, तो एक बार डेफिनेटली देखना चाहिए, हर जगह अप्लाई होना है वेक्टर, उसके बिना फिजिक्स में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास दे रखा है। अब अगर हम ध्यान दें तो एंगल नहीं दिया हमें, सिर्फ 15 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, फिजिक्स में एक चीज होती है बेटा, अगर तुम्हारे पास 2 डायमेंशन पे चीज एक्ट कर रही है, मतलब वेक्टर लग रहा है, तो उसको हॉरिजॉन्टल अलग रखो, वर्टिकल अलग रखो। अगर ये मार्कर इधर जा रहा है तो क्या मार्कर के ऊपर कोई फोर्स है, नहीं, इसका मतलब नीचे और जो ऊपर फोर्स है वो इक्वल है, ध्यान देना। अगर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, इधर क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इधर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, या फिर जो फोर्सेस लग रही है वो क्या कर रही है, अब इक्वल है। अगर मैं इसे यहां से पकड़ रखा है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि जो नीचे ग्रेविटी है उसके जितनी मैंने अपनी उंगलियों से फोर्स लगा रखी है, मस्कुलर फोर्स लगा रखी है, जिसकी वजह से मूव नहीं कर रहा है, तो बैलेंस फोर्स। अगर यहां वहां लेके जाऊंगा, इसका मतलब ये जो वर्टिकल फोर्स है इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर लग रही है, लेकिन वर्टिकल फोर्स नहीं लग रही। लेकिन हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस कर रहे हैं हम, और इसके अंदर बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी मूव नहीं करती है तो इधर की फोर्स उधर के इक्वल आएगी, इधर की फोर्स उधर के इक्वल आएगी। देखो यहां पे 2 चीजें हो सकती है, या तो T1 cos थीटा को T2 को इक्वल कर दो, फिर T2 को इसके इक्वल कर दो। अगर तुम 2 पॉइंट पे अलग अलग फोर्स चाहते हो तो अलग अलग कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहते हो। देखो अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो ये फोर्स इसके इक्वल होगी, और फिर अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये फोर्स इसके इक्वल होगी। क्लियर हुआ। तो मैं डायरेक्ट ये भी तो कर सकता हूं, इसको डायरेक्ट इसके लिख दूं, ये भी चल जाएगा ना, क्योंकि क्या है, ये सारी एक ही तो कनेक्ट है। बट फिर भी मैं बेटा रिजॉल्व करवा रहा हूं, बेसिक से करवा हूं, तो डेफिनेटली हर एक चीज बताने वाला हूं मैं। देखो T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2, नंबर 1। दूसरा T2 इज इक्वल टू mg, तो इन दोनों की वजह से इक्वेशन बनेगी बेटा एक, T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। वाओ क्या फोर्स, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान देंगे, ये नहीं, इस फोर्स को इसने रोका हुआ है, तभी तो ये नीचे नहीं गिर रहा मास, इस फोर्स ने इसको रोका हुआ है, तभी तो ये इधर वापस नहीं आ रहा। अगर मैं बोलूं तुम्हें बेटा ये चार्जर है, ये रोप है, मैंने इसको यहां खींचा, मैंने 15 न्यूटन फोर्स लगाई है, लेकिन अगर फोर्स हटा दूं तो क्या होगा, देखो वापस आ गया सीधा। इसका मतलब ये फोर्स लगा रखी है, इसने क्या किया है, इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस किया है। वर्टिकल को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा। तो देखो दूसरा आया मेरे पास यहां से T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तो T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ये हमारे पास सेकंड आ गई। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, मुझे थीटा चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं। तो ध्यान देंगे बेटा, डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो T1 या 2 को 1 से करो, क्योंकि tan इजी होगा, कॉट तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो T1 sin थीटा ओवर T1 cos थीटा एंड विच इज इक्वल टू 50/mg, तो 50/mg कितना है, देखो g की वैल्यू 10 लेनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू ग्रेविटी इज 60। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यहां कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 5/6 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/6। tan इनवर्स ऑफ 5/6 की वैल्यू बेटा अगर निकालनी हो तो ये ऑब्वियस टेंजेंट टेबल, नेचुरल टेंजेंट टेबल से निकलेगी। अगर सॉल्व करना हो तो तुम उस टेबल से सॉल्व कर सकते हो, बट इसका आंसर मेरे ख्याल से 48 समथिंग डिग्री आता है, ठीक है।
अप्रॉक्स, क्योंकि क्वेश्चन किया हुआ है तो ये वैल्यूज याद वैसे ही याद हो जाती हैं। अगर मान लो हमारे पास 3 और 5 का ट्रायंगल है, 3/5 या 3/4 जो आती है, इनमें जो एंगल होता है वो 37 डिग्री या फिर 73 डिग्री होता है। ये सब जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी याद होती रहेंगी अपने आप वैल्यूज। नहीं तो तुम्हारे पास एक नेचुरल साइन होता है, नेचुरल टेंजेंट होता है, उनसे तुम वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो ये न्यूमेरिकल समझ आ गया। नहीं समझ आया तो बेटा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली कवर करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास यहां पे बेटा टेंशन लग रही है T1 और यहां पे टेंशन लग रही है T2, ठीक है। और सेम अगर मैं इस पॉइंट से निकालना चाहूं तो बेटा इधर भी T2 ही निकलेगी, लेकिन इस पॉइंट पे कोई दूसरी चीज नहीं है तो ये वाली हम ना भी लें तो चलेगा, ठीक है। क्लियर है। देखो ये हमारे पास 60 डिग्री है, दो कॉम्पोनेंट रिजॉल्व होंगे। चलो दूसरा मार्कर यूज करते हैं, रेड मार्कर तो दिख नहीं रहा मुझे, ब्लू मार्कर दिख रहा है, ब्लू यूज कर लेते हैं। देखो बेसिकली होगा क्या, एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा और एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, जिसकी वजह से मेरा ये वाला होगा बेटा T1 cos 60। अब ये कैसे पता लगा बेटा, ये पता लगा है बेसिकली क्योंकि थीटा के साथ वाला cos थीटा होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वाला होगा T1 sin 60। अब बॉडी तो इक्विलिब्रियम में मूव तो कर नहीं रही है, तो ये फोर्स इसके इक्वल होगी। और देखो ये 4 kg वेट दिया है, kg वेट जो बेसिकली है वो यूनिट है मास के, ठीक है। अगर तुमने ये नहीं देखा, तुम्हें ये नहीं पता है तो बेटा डेफिनेटली तुम्हें सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट देखना चाहिए फोर्स का, उसमें बताया हुआ है मैंने कि मास की कौन कौन सी यूनिट होती है और कैसे कैसे उसको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो ये देखो नीचे की तरफ mg लगा हुआ है, अगर मैं इसको काट के mg लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकता हूं। एंड mg की बात करूं तो कितना आएगा वो 40, क्यों, क्योंकि 9.8, अगर तुम 9.8 लोगे तो 4 × 9.8 होगा। एनीवेज क्वेश्चन ये था कि दो एक स्ट्रिंग है, ये दे रखी है, मैं फिगर दे रखा था, उसने बोला T1 T2 निकालो, T1 यहां दिया था, T1 T2 यहां दिया था, बस और कुछ नहीं है। ये कंपोनेंट इसको रिजॉल्व कर रहा है, ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है। तो T1 sin 60 इज इक्वल टू mg एंड द सेकेंड इज T2 इज इक्वल टू T1 cos 60। ये दोनों की दोनों चीजें बैलेंस हो रही है। नो अब ध्यान देते हैं बेटा, हमें 60 वैल्यू दे ही रखी है, तो चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। अगेन डिवाइड 2/1 या 1/2 कर दो। T1 sin 60 अपॉन T1 cos 60 इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, साइन वाला पहले लिखा है तो mg ऊपर आएगा, mg मतलब 4 × 9.8 अपॉन ये कितना आएगा हमारे पास, बताओ जरा। तो T2 आएगा, ध्यान देंगे बेटा, ये इससे कट गया तो tan 60 से tan 60 क्या होता है, तो √3 आ गया। अब √3 देखो, इसको सॉल्व किया तो क्या आया यहाँ पे, √3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर चाहो तो यहाँ पे चलो ऐसा करते हैं, ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए। सॉल्व तो तुम कर ही लोगे। तो 40 आया 1/T2 एंड T2 इज इक्वल टू 40/√3। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा सेम, इसी की वैल्यू चाहे इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, T1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है तो T1 sin 60 इज बेसिकली √3/2। हाँ √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू हमारा क्या है, mg मतलब 40 है, तो T1 इज इक्वल टू 2 × 40 इज 80 अपॉन √3। ये सॉल्व करोगे आंसर है। तो T2 वहां से ये आ गया, T1 ये आ गया, बस √3 की वैल्यू पुट करोगे 1.732 और वहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही है और ये गाड़ी चल रही है बेसिकली, तो एक पेंडुलम हैंग किया हुआ है। तो जब गाड़ी इधर चलती है तो पेंडुलम थोड़ा सा इधर आता है। जैसे मान लो, अगेन बेटा आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है अब, ये रहा। अगर बहुत तेज में गाड़ी चला रहा हूं, ध्यान दो, अगर मैं इधर बहुत तेज आ रहा हूं, देखो हो गया टेढ़ा, ध्यान से देखो हो गया टेढ़ा। तो अगर मैं इसे ऐसे लेके जाऊंगा तो टेढ़ा हो जाएगा, और कितना टेढ़ा होगा, कितना एंगल बनेगा, बस वही निकालना है। तो ट्रेन चल रही है और फोर्स लग रही है। तो क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ मेक्स एंगल 40 डिग्री विद द वर्टिकल। तो क्या कह रहे हैं वो, ये वर्टिकल है बेटा, और यहां से एक पेंडुलम लटकाया हुआ है। अगर ट्रेन यहां की तरफ चल रही है तो पेंडुलम कुछ ऐसा सा होएगा, ऑब्वियस है यही होगा। तो इस तरफ एक फोर्स है इज इक्वल टू m a है, चल ही रहा होगा। और यहां पर हमारे पास कितनी फोर्स लगी वही पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है ना। और क्या दिया हुआ है नीचे की तरफ, उसने कुछ नहीं दिया बेटा, एक्सेलरेशन बोलिए बस। और ये दिया हुआ है 4 डिग्री, ये दिया है 4 डिग्री। तो अगर ये 4 डिग्री है, ध्यान से देखो,
तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से ये भी 4 डिग्री होगा, 40 नहीं है बेटा, 4 डिग्री है, तो ये 4 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये टेंशन है, मतलब टेंशन है, तो इधर की निकलेगी हमारे पास, सॉल्व करके बताता हूं। देखो ये 4 डिग्री है, ध्यान से देखेंगे, ये 4 डिग्री है, तो ये टेंशन है थीटा के साथ वाला कॉस, तो टी कॉस 4 डिग्री, और एक इस तरफ जाएगा टी साइन 4 डिग्री, और नीचे की तरफ आएगा इसका mg। क्लियर है? तो चलो निकाल लेते हैं। अब ध्यान दो किस तरफ चल रहा है वो, ये इस कंपोनेंट को बैलेंस कर रही है, तो हमें जरूरत नहीं है, खत्म। हमने निकालना है बेसिकली एक्सेलरेशन कितनी है ट्रेन की, तो जितना ये इधर चलेगी उतनी ट्रेन उधर चलेगी, मतलब जितनी ट्रेन उधर चलेगी। तो ध्यान देते हैं हुआ क्या है, बेसिकली इसकी तरफ जो चल रही है वो ma चल रही है, कहां चला गया, हाँ, तो ट्रेन चल रही है उधर, और इधर फोर्स लग रही है, तो कितनी फोर्स लगेगी वो देखेंगे। तो ध्यान देते हैं, टी साइन 4 डिग्री इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि जितनी तेज चलेगी उतनी टेंशन आ जाएगी, जितनी तेज वहां से ये चलेगी उतनी फोर्स यहां लगेगी ना, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, टी बाय एम साइन 4 डिग्री, यही आएगा। तो मैं देख लेता हूं आंसर क्या है, बेसिकली तो प्रॉपर निकाला हुआ है, चलो प्रॉपर निकाल लेते हैं फिर। एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी बेटा, टी कॉस 4 डिग्री इज इक्वल टू एम जी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो टी साइन 4 डिग्री अपॉन टी कॉस 4 डिग्री इज इक्वल टू एम ए ओवर एम जी, एम से एम कटा, इससे ये कटा, तो क्या आया हमारे पास tan 4 डिग्री, tan 4 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन जी, सो ए इज इक्वल टू जी tan 4 डिग्री। बेटा ये एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, बस इतना सा कंसेप्ट था ये। तो बस इतना सा फर्क है कि जितनी तेज वहां पे ट्रेन जाएगी, मतलब फोर्स लगाएगी एम ए, उतना ही यहां पर फोर्स लगेगी। तो मैंने क्या किया, इस कंपोनेंट को इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि देखो ये कंपोनेंट आया कहां से, ये रस्सी उधर गई कैसे, क्योंकि फोर्स लग रही है, और जितनी ये फोर्स लगेगी उतनी इस तरफ लगेगी, तो बस इस फोर्स को मैंने इक्वल कर दिया, इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया, और वहां से एंगल निकाल लिया। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और अच्छा सा प्यारा सा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है, वो बोल रहे फाइंड T1 एंड T2, तो T1 एंड T2 फाइंड करके दो से, बस इतना बोला है। ये फिगर गिवन है बेटा। अब देखो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो मैं इसको सॉल्व करके, ध्यान दो, अच्छा एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया तुम्हें कि एक लेमिस थ्योरम का क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को मतलब लेमिस थ्योरम से करवाऊंगा। तो इसको लेमिस थ्योरम से बाद में करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें तो 1 kg वेट है, नीचे की तरफ mg लगेगा, mg इज इक्वल टू कितना आएगा 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 1 kg इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई की, ग्रेविटी कितनी होती है 10, तो नीचे की तरफ कितना है 10 न्यूटन। तो मैं क्या यहाँ पे 10 न्यूटन लिख दूं, चलो mg से करते हैं, छोड़ो 10 न्यूटन छोड़ो, तुम mg से करते हैं, वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। अब देखो इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, अगेन बेटा मार्कर चेंज करते हैं। अगर इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करो, ये रहा, तो एक ऊपर होएगा और एक इधर होएगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये T2 है, तो यहां क्या होगा T2 cos 60, और यहां पे आएगा T2 sin 60, जैसे पहले था वैसे ही अब होगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पे देखूं, ये T1 है, तो एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा और एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा, तो यहां पे कितना आएगा, ये 30 है तो यहां पे भी 30 होगा, ये जाएगा हमारा T1 cos 30, और ऊपर की तरफ जाएगा एक T1 sin 30। समझ आ रहा है बेटा, मार्कर इसलिए मैंने अलग यूज किया ताकि दिखाई दे। आगे T2 छोड़ दो बेटा, डायरेक्ट इसके इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट निकलेंगे, अगर ध्यान से देखो, एक तो निकलेगा ये वाला कंपोनेंट जो इसे बैलेंस कर रहा है, मतलब T2 sin 60 इज इक्वल टू mg, एक तो ये बैलेंस कर रहा है। दूसरा बैलेंस कर रहा है बेटा ये वाला कंपोनेंट इसको, ओह मैंने एक चीज गलत कर दी, mg इज इक्वल टू दो कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है बेटा, प्लस T1 sin 30 इज इक्वल टू mg। ये जो mg कॉम्पोनेंट है दो चीज को बैलेंस कर रहा है, देखो T1 sin 30 और साथ में T2 sin 60, इन दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। नाउ अगर मैं यहां पे बात करूं T2, देखो sin 60 कितना होता है, आगे 0 1 2 3 4, बेटा मैं जान के करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें याद रहे।
अब साइन 60 देखो, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। दिमाग में कैसे आना चाहिए 0 1 2 3, मतलब ये है कि 45 के बाद 3 है, ये रहा √3/2। तो यहां पे कितना है √3/2 प्लस T1 sin 30 कितना है हमारे पास 1/2, तो यहां पे 1/2, तो T1 1/2 इज इक्वल टू mg कितना है हमारे पास 10 न्यूटन। वाई सो, क्योंकि m कितना है 1 kg और ग्रेविटी लगेगी 10, तो ये आ गया हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारे पास √3T2 प्लस 1T1 इज इक्वल टू 20, क्योंकि 2 एलसीएम लेके ऊपर कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक तो कॉम्पोनेंट हमारे, एक तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई, ये कहां से बनी हमारे पास वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल को करूं, हॉरिजॉन्टल को, तो T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। अगेन cos की वैल्यू है, cos उल्टा कर दो, लो खत्म। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इजी है करना और ज्यादा, तो क्या आएगा यहाँ पे T1 cos 30 इज √3/2 इज इक्वल टू T2 इंटू cos 60 कितना आएगा हमारे पास 1/2। तो चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आया T1/T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे T1 छोड़ तुम, T1 इज इक्वल टू T2/√3, ये आएगा। क्लियर है। नाउ यहां से बेटा ध्यान से देखो T1 की वैल्यू आ गई। अब इस T1 की वैल्यू को यहां डालोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड जो मैंने तुम्हें बताया है, ये सॉल्व कर लोगे आगे। मुझे नहीं लगता कि इसको मुश्किल होगा इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि तुम सिंपल मैथ्स ना लगा पाओ इसमें। तो करना क्या है बेसिकली, इस T1 की वैल्यू को यहां डालोगे, जिसकी वजह से √3 में तुम्हारे पास आंसर जाएगा, तुम आंसर निकालोगे T1 T2। इजी रहेगा, मुश्किल नहीं है। इसी क्वेश्चन को लेमिस थ्योरम से करते हैं। अच्छा आंसर भी निकालने हैं, हाँ आंसर निकालने पड़ेंगे तभी तो मैच करेंगे। एनीवेज देखो, तो T2/√3, तो अगर मैं T1 की वैल्यू यहां पर T2/√3 पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, √3T2 प्लस यहां पे क्या आएगा हमारे पास T2/√3 इज इक्वल टू 20, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कि मेरे पास इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें अब ना। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे कितना है हमारे पास, ध्यान दो, 3T2 प्लस T2 इज इक्वल टू 20√3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्या किया मैंने, एलसीएम लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 2 आ गया और इसके नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कितना आ गया 4T2 इज इक्वल टू 20√3। देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियस है, तो 20 मल्टीप्लाई 1.732 ये होगा। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं, देखो अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आंसर हमें चाहिए तो हम अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हैं। तो 20, अगर मैं 2 से बात करूं तो 40 के आसपास आएगा। एक काम करते हैं 1.7 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, हमें इजी पता लग जाएगा। तो 17 2 34, तो 34 मतलब लगभग 34 पॉइंट कुछ 35 ले लेते हैं चलो। तो ये हमारे पास 35 आ गया, 1.73 है, 1.73 को 2 से कर लेते हैं, 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 7 2 14 2 1 2 3 3.46 3.5 भी ले लेते हैं, छोड़ो ना। तो 3.5 आया यहाँ पे, और इसको T2 इज इक्वल टू 3.5/4 आ गया। मैंने कुछ गलती करी है, गलती ये करी है कि ये जो 20 है मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 34.6 ले लेते, ऐसा कुछ है ना। जब आंसर आ गया तो यही पुट कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं इसको करूंगा तो T2 की वैल्यू समथिंग 4 4 8 32 4 9 36, तो 8.5 ले लेते हैं चलो, 8.5 न्यूटन आ गई। ठीक है, अब अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा, अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहा हूँ ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया हो, हाँ आंसर आ रहे हैं। तो T1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 8.5/1.732 आने वाली है। तो T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू 5 आ रही है और इसकी 8.5 आ रही है, तो समथिंग बीच में देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। चलो देखो, अब मैं इसी क्वेश्चन को लेमिस थ्योरम से करता हूं। हम सिर्फ आंसर लिखने वाले हैं, बाकी नहीं लिखने वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ जाओगे बेटा। तो 2 आंसर लिखने वाले हैं बेटा हम एक T1 लिखने वाले हैं, यहाँ पे 5 न्यूटन आ रहा था, और T2 आ रहा था हमारा 8.5 न्यूटन। चलो बेटा आंसर निकालते हैं। आप किससे करने वाले हैं, लेमिस थ्योरम से। देखो लेमिस थ्योरम करने में और मजा आएगा, इसका अलग से ट्रायंगल बना देंगे और तुम्हें लेमिस थ्योरम ज्यादा मजा आएगी। बट अफसोस की बात यह है कि लेमिस थ्योरम अगर ज्यादा नहीं ट्राई करोगे तो बेटा जल्दी भूल जाओगे और क्वेश्चन गलत चले जाएंगे। तो लेमिस थ्योरम को करने के लिए कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। देखो अगेन ये हमारे पास आ गया, अगले 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये आ गया हमारे पास, इधर हो गया, तो ये कितना है हमारे पास 60, ये कितना है
30, तो यहाँ पे दे रखा है हमें T2, यहाँ दे रखा है हमें T1 और नीचे दे रखा है mg, यही है ना। इस पॉइंट पे लग रहा है mg के इधर एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ध्यान से देखो, ये 60 है, ये 30 है, तो 90 हो गया, 180 मतलब ये कितना आया 90। तो ये 30 है, ध्यान देंगे, तो ये भी 30 आया और ये 60 है। तो अगर इस 60 की बात करें तो बेटा इसको लाइन को खींचेंगे तो इसके साथ ये 60 आया और ये हमारे पास आएगा दूसरा वाला जो रह गया वो भी हमारे पास, अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये 60 आएगा ऑल्टरनेट। तो कितना आया 60 और 60 120, मतलब ये सारे एंगल मिला के हमारे पास कितने आए 120। अब इसकी रह गया 90 प्लस 120 इज बेसिकली 210 शायद। तो 90 प्लस 120 इज 210 और 360 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल सारा मेरा आया 150 डिग्री। बस यही मुश्किल है, बाकी सब आसान है, सिर्फ ज्योमेट्री रिजॉल्व करनी थोड़ी मुश्किल है, बाकी सब आसान है। तो मैंने क्या बताया था, देखो मैंने क्या बताया था, फोर्स के ऑपोजिट एंगल जो होगा तो mg अपॉन साइन 90 पहला इजी इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 120, तो T2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू तीसरा आ गया हमारे पास T3 अपॉन T3 है नहीं सॉरी T1, तो ये T1 अपॉन साइन 150। देखो mg कितना है 10, तो 10/1 इज इक्वल टू T2 कितना है हमारे पास वही तो निकालना है, एंड साइन 120 इज बेसिकली साइन 30 प्लस ये आ गया हमारे पास 150 साइन 60, तो T1 अपॉन साइन 60। तो इन दोनों को रिलेट कर ले, तो पहले दो चीज को रिलेट करेंगे, देखो ये इसके इक्वल, दोनों के इक्वल है, तो T2 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 10 एंड T1 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू कितना आया 10। तो यहां से T2 निकाल लेंगे, T2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई साइन 30 एंड साइन 30 इज 1/2, T2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और यहां से आ गया बेटा T1 इज इक्वल टू 60 की बात करें √3, तो 10/√3/2 से काटा इसको 5, तो T1 कितना आया 5√3। यही आ रहे थे, अरे तो उल्टे आ गए, ओहो ये गलती हो गई बेटा। साइन 120 इज बेसिकली साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है यहाँ पे और यहाँ 30 होती है, ठीक है। हाँ तो बेटा यही गलती हो रही थी मेनली कि 150, अगर हम 150 को रिजॉल्व करें तो साइन 30 बनेगा और जो 120 को रिजॉल्व करें वो 60 बनता है। कैसे बनता है देखो, अगर मान लो साइन 120 है हमारे पास, साइन 120 बेसिकली क्या होता है साइन 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30 डिग्री, यही होगा। तो होता क्या है एक बार कि जो ऑड होता है, देखो ऑड में क्या होता है साइन का कॉस बन जाता है, तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे ऑड है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पे आ गया कॉस और 30 की 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/t, तो 1/2। तो ऐसे ही सॉल्व होएगा, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास √3/1/2 आ जाएगा, 1/2 सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √3/2 सॉल्व करेंगे तो 5√3, ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो बस अब वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं शायद से कनेक्टेड बॉडीज को कनेक्ट करने वाला, कुछ बॉडीज को कनेक्ट करने वाला हूँ, पुलिस सिस्टम समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो।